हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा अब आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है, कुछ बच्चों का डिगबोई में जो होना था स्किल टेस्ट उनका हो चुका है। मैंने बात किया, 4-5 बच्चों से बात किया, बट दो ओपिनियन निकल के आए हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उनका स्किल टेस्ट किया गया, मीन्स उनको प्लांट में ले जाके एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था, ये इक्विपमेंट क्या है बेटा, इसको पहचानते हो क्या, ये एक्सटिंग्विशर क्या है, किस टाइप का है, बिल्कुल ऐसे एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा गया। कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं कि मुझे वहां बैठा के जनरलाइज ऐसे ही पिक्चर दिखाया गया, पिक्चर दिखा के बोला गया कि क्या है बता दो ये, ठीक है ना। इसीलिए मैं तीनों चीजों को लेकर चला था कि कुछ भी हो सकता है। तो इसमें तीनों चीजें काम में आ रही हैं। जिनसे फिगर दिखा के पूछ रहा है, वहां पे पिक्चर की भी नॉलेज पता कर ले रहा है, इक्विपमेंट की, और थोड़ा बहुत इंटरव्यू भी ले ले रहा है। और जिनको स्किल टेस्ट के लिए ले जा रहा है उनको इक्विपमेंट के बारे में पूछ ले रहा है। तो इसलिए मैंने बोला था तीनों चीज करना जरूरी है। तो इसलिए दो चीजें तो पक्का होगी हमारी, कि हमें थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए और इक्विपमेंट के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो ऑलरेडी हमने इक्विपमेंट वाला वीडियो देख लिया था। दूसरा इंटरव्यू वाला भी एक पार्ट हमने देख लिया। दूसरे का हमने पीडीएफ डाला था, बट वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि आपको पता है इंडिया में बहुत सारी सिटीज में पावर कट चल रहा है, मीन्स पूरे दिन दिन लाइट नहीं आ रही है। और आपको पता है बिना लाइट के ना वाईफाई चलने वाला है ना वीडियो रिकॉर्ड होने वाला है। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आज आपको दे रहा हूँ। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आज मैं शाम को, जो भी टाइम आपको कन्वीनियंस लगे, 8 बजे 9 बजे, जब भी आप फ्री हो, उस समय हम लोग जूम मीटिंग करेंगे। अगर जूम मीटिंग पे पॉसिबल हुई तो वहां करेंगे, अदरवाइज यूट्यूब पे ही लाइव आके आपके साथ करेंगे रिकॉर्डिंग। तो उससे क्या होगा, जितने भी आपके मन में डाउट है कि वहां क्या हो जाएगा क्या नहीं, जो आपके लिए लगता है डाउट वाले क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करेंगे, चाहे 1 घंटे चाहे 2 घंटे, उसकी टेंशन नहीं है। जितने भी डाउट आप करें आप लिख के रखिएगा, हम लोग डायरेक्ट फेस टू फेस वहां पे बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाला इंटरव्यू का वीडियो हम लोग देख लेते हैं। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम आराम से आपका सिलेक्शन होगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ बस एक बार आप रिवाइज करके चले जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, कि जो जो हमने पार्ट 2 में दिखाया था वो चीजें आपको समझा देते हैं कि कैसे कैसे होने वाला है। जैसा कि पता है हम लोग का आईयूसीएल का पार्ट 3 हम लोग देखने वाले हैं। इसमें क्या हम लोग देखेंगे, इंटरव्यू जो क्वेश्चन होने वाले थे उसके पार्ट 2 के बारे में। ऑलरेडी मैं पीडीएफ आप लोग को अपलोड कर दिया था, फिर से वीडियो के साथ पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया था वो डाउनलोड कर लेगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग को पता है इंटरव्यू क्वेश्चन का पार्ट 2 हमारा ये है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज ए वॉल्व, ध्यान रखिएगा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज, व्हाट इज द वॉल्व एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री। वॉल्व जो है वो क्या होता है और केमिकल इंडस्ट्री में इसको क्यों इतना ज्यादा यूज करते हैं, वो आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। तो इसका आप आंसर सिंपल सिंपल क्या दे सकते हैं कि सर ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, जिसका यूज किया जाता है क्या है, कंट्रोल करने के लिए। क्या क्या कंट्रोल करने के लिए, फ्लो को, प्रेशर को, डायरेक्शन को, और चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे स्टीम हो या स्लरी हो, इन सबको हम लोग कंट्रोल करते हैं किसके थ्रू, वॉल्व के थ्रू। बहुत सारे वॉल्व आते हैं, आपके मैनुअल वाल आते हैं, कंट्रोल वाल आते हैं, ठीक है ना, वो आपसे पूछेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बिना कुछ काम चल नहीं सकता। क्योंकि क्या करता है ये, आपका स्टार्ट या स्टॉप करता है फ्लूइड के फ्लो को, या रेगुलेट करता है प्रेशर और टेम्परेचर को, बैक फ्लो को रोकता है, और प्लांट की सेफ्टी को इंश्योर करता है। इतनी चीजें अगर आप उनको बता दिए वॉल्व के बारे में तो समझ जाएंगे वॉल्व के बारे में आपको पता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है कि जो टाइप्स होते हैं वॉल्व के परफॉर्मेंस के, उसके बारे में भी हो सकता है आपको पूछ ले। तो क्या क्या करने के लिए वॉल्व यूज कर सकते हैं, तो वही मैंने बताया। आइसोलेशन करने के लिए, मतलब पूरा ऑन करने के लिए या पूरा ऑफ करने के लिए हो सकता है। फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, मतलब थ्रोटल बोलेंगे, 20% कर दो ओपन, 40% कर दो, तो इसको थ्रोटल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेशर को रिलीव करने के लिए, उसके बाद डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद नॉन रिटर्न, मतलब एक बार कोई फ्लूइड इधर से चला गया तो पंप बंद होने के बाद रिटर्न ना आए, इसको भी रोकने के लिए वॉल्व यूज किया जाता है। इतनी चीजें वॉल्व के लिए सफिशियंट हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना क्या बोलेगा, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्व्स, वॉल्व के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसे बताएं, जो कॉमनली यूज इन केमिकल इंडस्ट्री, जो केमिकल इंडस्ट्री में मोस्टली यूज किया जाता है उसके बारे में आपको पूछ रहा है। ठीक, तो क्या बता सकते हैं आप कि सर बहुत सारे टाइप के वॉल्व होते हैं, जो डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ पर थ्रोटलिंग करनी है या फुल ऑन ऑफ करना है या रेगुलेट करना है। तो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो हम लोग देख लेंगे। एक चार्ट आपके लिए लाए हैं, उसमें आपको मोस्टली वॉल्व पता चल जाएंगे, जैसे गेट वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, बॉल वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व, चेक वॉल्व, निडिल वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व, डायफ्राम वॉल्व। चेक वॉल्व को एनआरवी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, नॉन रिटर्न वॉल्व, ठीक। अब इसका थोड़ा सा काम देख लेते हैं। जो गेट वाल्व है वो कंप्लीट ऑन ऑफ के लिए यूज किया जाता है, मतलब या तो आपको 100% ओपन चाहिए या क्लोज चाहिए।
ग्लोब वाल्व जो हो गया वो फ्लो रेगुलेशन के लिए यूज किया जाता है, मतलब जहाँ 20%, 30%, 40% चाहिए ऐसे करके करते हैं। बॉल वाल्व जो होता है हमारे क्विक शट ऑफ के लिए यूज किया जाता है। जो बटरफ्लाई वाल्व हम लोग यूज करते हैं वो फ्लो कंट्रोल इन लार्ज पाइप, मतलब कोई लार्ज पाइप है डाया जिसका ज्यादा, उसमें अगर फ्लो को कंट्रोल करना है तो बटरफ्लाई वाल्व यूज करते हैं। चेक वाल्व मतलब नॉन रिटर्न वाल्व को क्या प्रिवेंट रिवर्स फ्लो, मतलब बैक जो हमारा फ्लो वो ना आए उसको रोकने के लिए। निडिल वाल्व जो हमारा है वो प्रिसाइज फ्लो कंट्रोल कर, क्योंकि आपको पता है इस टाइप का निडिल होता है तो प्रिसाइज कंट्रोल करता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। सेफ्टी वाल्व आप लोग को ऑलरेडी पता है, प्रेशर जो एक्सेस प्रेशर होता है उसके लिए यूज किया जाता है। डायफ्राम जो वाल्व अपना वो तो कोरोजिव फ्लूइड होता है, जो हजार्डस फ्लूइड होता है उनके लिए यूज करती है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको तो आप बिल्कुल पक्का करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस वाल्व का क्या काम है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या आपके लिए पूछ सकते हैं वो लोग। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन गेट वॉल एंड ग्लोब वॉल? डिफरेंस बताना है आपको, गेट वॉल में और ग्लोब वॉल में क्या हो सकता है वो आपको बताना है। तो ये एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे हम लोग कि क्या क्या आप वहां बता सकते हैं। कि ये गेट वॉल का चार्ट है, ये ग्लोब वॉल का है। मेन फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। कि जो गेट वॉल होता है वो आइसोलेशन के लिए यूज किया था, मतलब 100% या तो ओपन कर दो या तो क्लोज कर दो। जबकि ग्लोब वॉल क्या होता है, फ्लो रेगुलेशन के लिए यूज किया जाता है कि कितना फ्लो में चाहिए। ठीक, फ्लो की डायरेक्शन के बारे में बात करें तो गेट वॉल हमेशा स्ट्रेट लाइन में यूज किया जाता है, जबकि ग्लोब वॉल जो डायरेक्शन चेंज होता है वहां भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो प्रेशर ड्रॉप के बारे में देख लेते हैं इसके, कि प्रेशर ड्रॉप का क्या होता है। इसमें लो प्रेशर ड्रॉप है और इसमें हाई, क्योंकि गेट वॉल हमें पता है स्ट्रेट लाइन के लिए यूज की जाती है तो ज्यादा बेंडिंग नहीं होती, तो इसलिए प्रेशर ड्रॉप कम होता है। जबकि इसमें ग्लोब वॉल में ज्यादा बेंडिंग में यूज की जाती है तो इसलिए प्रेशर ड्रॉप हाई है। इसको आपको जरूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसमें प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होता है। उसके बाद थ्रोटलिंग एबिलिटी के बारे में बात करा कि किसको ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, तो गेट वॉल को तो आपको पता है ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये पुअर होगा। और ये एक्सीलेंट, मतलब बहुत अच्छे से कंट्रोलिंग की जा सकती है। स्पीड की बात कर लें, ऑपरेशन स्पीड की कितना जल्दी किसको कर सकते हैं, तो ये आपको पता है कि बहुत स्लो होगा, जबकि ग्लोबल हमारा फास्टर होगा। डिस्क का मूवमेंट आपसे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता, एप्लीकेशन पूछा जा सकता है कि ये ऑन ऑफ सर्विस के लिए गेट वॉल, और जबकि ग्लोबल हमारा क्या है, कंट्रोल सर्विस के लिए। ठीक, तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी आप लोग याद करके जाइएगा, क्योंकि ग्लोब वॉल और गेट वॉल सबसे ज्यादा यूज होने वाले वॉल है, तो इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या बात कर रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेफ्टी वॉल्व एंड हाउ इट इज वर्क? मतलब सेफ्टी वॉल्व आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट एक वॉल्व है प्लांट में, और ये कैसे वर्क करता है आपको बताना है। ठीक, तो इसको आप कैसे बता सकते हैं कि सर सेफ्टी वाल एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, मतलब हमारे सिस्टम को सेफ करता है। कैसे? रिलीज एक्सिस प्रेशर ऑटोमेटिकली फ्रॉम इक्विपमेंट, मतलब जब भी एक इक्विपमेंट में हमें कहता है कि 10 kg प्रेशर वहां पे चाहिए, अगर सपोज करो 12 kg होने वाला है, तो जो 2 kg एक्सेस प्रेशर है उसे रिलीज कर देता है, जिससे हमारा सिस्टम सेफ रहता है। इसको बोलते हैं सेफ्टी वॉल अपना। ठीक है ना। कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? मोस्टली बॉयलर में, कहीं प्रेशर ज्यादा उस वेसल में, रिएक्टर्स में, पाइपलाइंस में मोस्टली यूज करते हैं। यूज करने से क्या फायदा है हमारा? एक्सप्लोजन, मतलब धमाका होने से बच जाता है। इक्विपमेंट फ्लेरियल, क्योंकि ब्लास्ट होगा तो इक्विपमेंट बहुत सारे होंगे वो खराब हो जाएंगे। फायर हजार्ड्स, आग लगने से बच सकती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बता सकते हो वहाँ। ठीक, देखते हैं इसके लिए एक चार्ट हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं कि नॉर्मली में क्या हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल होते हैं, जो मैंने आपको फिगर पहले वाली वीडियो में दिखा दिया। दूसरा प्रेशर रिलीफ वाल हमारे होते हैं, और तीसरा पायोट ऑपरेटेड वाल होते हैं। ठीक है ना। इनके अलग अलग काम में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जो स्प्रिंग लोडेड होता है वो बॉयलर और वेसल में मोस्टली यूज करते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल लिक्विड सिस्टम, जहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो सकता है। और जो पायलट वाला है हमारा हाई प्रेशर सिस्टम में यूज करते हैं। कुल मिला के वहाँ पे जहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है और वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, वहाँ पे हम लोग सेफ्टी वाल यूज करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल वॉल एंड कंट्रोल वॉल? ये तो बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। यही सब क्वेश्चन मैंने डिग बॉय वाले बच्चों से पूछा, वही बोले सर ऐसे इजी इजी क्वेश्चन एकदम पूछ रहे हैं, अगर जो बच्चा थोड़ा सा भी पीपीटी आपका पढ़ा हुआ तो उससे काम उसका बन जाएगा। ठीक, तो देख लेते क्या क्या हो सकता है। क्या है, वॉल और वाइडली यूज इन केमिकल इंडस्ट्री टू कंट्रोल फ्लो ऑफ फ्लूइड, मतलब कोई भी वॉल केमिकल इंडस्ट्री में जो यूज किया जाता है वो क्या करने के लिए, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, वो भी किसका, जैसे लिक्विड का, गैस का, स्टीम का, स्लरी का। ठीक है ना। फ्लो को भी कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, इस तरीके से हम लोग वॉल यूज करते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैनुअल वाल हमारा क्या है। मैनुअल पूछा है ना, डिफरेंस मैनुअल और कंट्रोल में। तो जो मैनुअल वाल होते हैं वो ऑपरेट किया जाता है मैनुअली, मतलब आप जाएंगे और उसको मैनुअली अपने हाथ से रोटेट करेंगे उसको व्हील को, तो वो ऑपरेट होगा। इसमें क्या क्या होता है, हैंड व्हील होता है, लीवर होता है, गियर मैकेनिज्म होता है। मैंने फिगर आप लोग को कल भी दिखाया था ऑलरेडी।
उसके बाद ये ऑपरेट फिजिकली होता है, चाहे ओपन करना हो, चाहे क्लोज करना हो, चाहे एडजस्ट करना हो, तीनों काम मैनुअली किए जाएंगे। और इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल क्या होता है कि जो वॉल का पोजीशन होता है उसे ह्यूमन ऑपरेशन के द्वारा ऊपर या नीचे किया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कंट्रोल वाल्व में क्या बता सकते हैं आप, छोटी छोटी बातें कि सर जो कंट्रोल वाल्व होता है वो ऑटोमेटिक वाल्व होता है जो रेगुलेट होता है, वो भी बहुत सारे पैरामीटर्स के बेस पे, जैसे फ्लो को कंट्रोल करना है, प्रेशर को करना है, टेम्परेचर को करना है, लेवल को करना है, तो कंट्रोल वाल्व द्वारा होता है। जैसे आप डीसीएस का नाम सुने होंगे, पीएलसी से जो कमांड जाएगा उसके हिसाब से, ठीक। उसके बाद क्या है वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कंट्रोल वाल्व होता है कंटिन्यूअस एडजस्ट करता है ओपनिंग और क्लोज होकर, जो प्रोसेस कंडीशन चाहिए कि लेवल ज़्यादा चाहिए तो वाल्व ओपन हो जाएगा, लेवल कम चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए तो वाल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे सिग्नल मिलता है, पीएलसी से, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के थ्रू, या डीसीएस से, डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल सिस्टम पे, या पीआईडी कंट्रोलर से, ठीक है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर से। इतने तरीके से हमारा कंट्रोल किए जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ ए मैनुअल वॉल्व, एक्सप्लेन दियर फंक्शन। जो मैनुअल वॉल्व में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो पहले यहाँ एक बार वॉल देख लो, आप लोग बहुत परेशान थे कि वॉल नहीं मिल रहा है, तो वॉल एक बार देखो। पहचानने का तरीका क्या है, उसकी बॉडी देख के ही आप वॉल को पहचान सकते हैं। जैसे देखो, गेट वॉल में गेट की तरह लगा रहेगा, इस तरीके से रहेगा, तो इसको बोलते हैं गेट वॉल, ठीक है ना। उसके बाद डायफ्राम वॉल में इस तरीके से एक डिस्क लगा होगा डायफ्राम की तरह, इसलिए यहाँ पे देखो एक सर्कुलर बना हुआ है, तो ये डायफ्राम वॉल्व है। ग्लोब वॉल में ग्लोब की तरह चीजें बनी होंगी, इसलिए इस टाइप का यहाँ पर शेप बना हुआ ग्लोब वॉल का। चेक वॉल मतलब नॉन रिटर्न वॉल, वो ऐसे वॉल आता रहेगा, इस टाइप से बन जाएगा अंदर, क्योंकि फ्लो इधर से जाए बट रिवर्ट बैक होके ना आ पाए। नीडल वॉल में सिर्फ एक नीडल रहता है इस टाइप का, इसलिए शेप इसका यहाँ नीडल की तरह देखने को मिलेगा। प्लग वॉल क्या है, इस तरह से प्लग बना रहेगा उसके अंदर, वो प्लग से होता है। बटरफ्लाई आप देख लेंगे, सर्कुलर टाइप का होता है, एक डिस्क, उससे आप पहचान लेंगे। पिस्टन वॉल भी मोस्टली बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, बट पिस्टन वॉल भी है। प्रेशर रिलीफ वॉल मैंने आपको बताया स्प्रिंग टाइप का होता है, वो आप देख के पहचान लेंगे। बॉल वॉल में एक अंदर एक बॉल लगा होता है इस तरीके से, वो यहाँ पर सर्कुलर, आप बॉडी देख के समझ सकते हैं। कंट्रोल वॉल तो आप देख के ही समझ सकते हैं, कंट्रोल में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। रोटरी वाल बहुत कम यूज होता है इंडस्ट्री में, पिंच वाल भी कम यूज होता है, ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा। प्रेशर रेगुलेटर आपको पता है, कंट्रोल वाल भी मोस्टली यूज किए जाते हैं। सोलोनाइड वाल जहाँ कंट्रोल वाल यूज किया जाता है वहां पर I2P कन्वर्टर के रूप में, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल को न्यूमेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, I2P कन्वर्टर। अब बढ़ते हैं, एक और फोटो आपके लिए मैनुअल वाल में आप यहाँ से देख सकते हैं, पार्ट अभी और आगे भी है। इसको बोलते हैं व्हील बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये जो सॉफ्ट की तरह आ रहा है इसको स्टेम बोलते हैं। आपको और क्या जानना है, ग्लैंड जानना है जहाँ पे पैकिंग की जाती है ताकि लीकेज को अवॉइड किया जा सकते हैं। इसको डिस्क हम लोग बोलते हैं, और जहाँ पे बैठता है वहाँ सीट बोलते हैं। ये टोटल को तो बॉडी हम लोग बोलेंगे ही, ठीक। इतनी चीजें बेसिक आपको जाननी है, और बाकी चीजें इसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम, जितना मैं डायग्राम लगाया हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लगाया हूँ। क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, बॉडी जो है उसकी, बोनेट है, स्टेम है, उसके बाद डिस्क है, सीट जिस पे बैठता है, हैंड व्हील जिसको हम लोग घुमाते हैं, उसको पैकिंग जो लीकेज को अवॉइड करता है, ग्लैंड उसी से रिलेटेड है, एक्चुएटर हमारा है। सबके काम यहाँ पे लिखे हैं, आप इसको देख सकते हैं, एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग, ठीक है। अगले की तरफ हम लोग देख लेते हैं, अगला क्या हो सकता है हमारा क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए कंट्रोल वॉल, एक्सप्लेन दियर फंक्शन। किसी भी कंट्रोल वॉल के मेन पार्ट्स क्या हो सकते हैं, ये आपसे जब स्किल टेस्ट लिया जाएगा वहां ले जाएंगे, बताएंगे, पूछेंगे ये कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो उसको देख के आप लोग बता सकते हैं, इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा। कुछ कुछ जो कंट्रोल वाले होते हैं उसको दोनों तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, एक ऑटोमेटिक भी और एक मैनुअल भी। तो अगर मैनुअल भी है और ऑटो भी है तो ये व्हील रहेगा जैसे मैनुअल में होता है। एक्चुएटर यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें। उसके बाद हमारा ये स्टेम होता है, आप जानते हैं। कपलिंग के बारे में जानने की जरूरत उतना नहीं है क्योंकि वहाँ आपको दिखेगा ही नहीं। उसके बाद ग्लैंड पैकिंग अंदर आती है कि लीकेज को अवॉइड किया जा सके। ये जो अंदर पतला दिख रहा है उसको स्टेम बोलते हैं, ठीक है ना। बॉडी आप जानते ही हैं। और यहाँ जो ये अगर जो भी रहेगा डिस्क वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, और सीट पे वो बैठेगा, ठीक। इतनी जितना वॉल में पार्ट होता है वो तो इसमें रहेगा। कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट इसमें रहते हैं जैसे I2P कन्वर्टर, एक्चुएटर, ठीक है ना, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। वॉल बॉडी रहती है, ट्रिम रहता है, प्लग रहता है, सीट रिंग रहती है, स्टेम रहता है, एक्चुएटर रहता है, पोजिशनर रहता है, बोनेट, पैकिंग योक, ठीक है ना। इतनी चीजें इसमें देखने को हमें मिलती हैं कंट्रोल वॉल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज्यादा जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। व्हाट द मीन्स बाई एयर फेल टू ओपन एंड एयर फेल टू क्लोज इन कंट्रोल वॉल, ये क्या होता है, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज समझ लेते हैं कि क्या होता है।
तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंट्रोल वाल्व जो होता है वो वाइडली केमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, फ्लो को मेंटेन करने के लिए, प्रेशर टेम्परेचर लेवल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जो कंट्रोल वाल्व होता है उसमें न्यूमेटिक सप्लाई के द्वारा ऑपरेट होता है, मतलब एयर के द्वारा ऑपरेट होता है। वो कहाँ से आता है, हमारा कंप्रेस्ड एयर कंप्रेसर से आता है, ठीक है। इतना चीज हो गया। अगर प्लांट में ऑपरेशन चल रहा है तो और उसमें कभी सडनली अचानक एयर फेल हो गया तो उस समय क्या होगा, ये बारे में हमें जानना है। तो उस समय क्या होगा, फेल कैसे हो सकता है, जब कंप्रेस्ड एयर ही फेल हो जाए, कंप्रेसर ही फेल हो जाए, इंस्ट्रूमेंट एयर में लीक हो जाए कहीं पे, या पावर फेलियर हो जाए, जब कंप्रेसर चलेगा ही नहीं तो एयर आएगा कैसे, और न्यूमेटिक लाइन में मतलब एयर की लाइन में ही डैमेज हो जाए। इतने तरीके हो सकते हैं जब एयर की सप्लाई कट हो जाए। अब आप बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि क्या है। एयर फेल टू ओपन का दूसरा नाम हमारा क्या हो सकता है, फेल क्लोज वॉल्व, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहे हैं समझिए एक बार। एयर फेल टू ओपन वॉल्व, वॉल्व क्लोज ऑटोमेटिकली व्हेन एयर सप्लाई फेल। मतलब क्या होता है कि एयर फेल टू ओपन मींस वॉल्व क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। उस कंडीशन में जब एयर फेल टू ओपन हो गया मतलब एयर फेल हो गया तो उस समय वॉल्व क्लोज होना चाहिए, यही कहना चाह रहा है ऑटोमेटिकली। कि जब पावर पावर सप्लाई नहीं, न्यूमेटिक सप्लाई जब कट होती है तो वॉल्व क्लोज होना चाहिए ऑटोमेटिकली जब एयर सप्लाई बंद हो। इसी को बोलते हैं फेल क्लोज। उल्टा समझिएगा, जब एयर फेल टू ओपन बोले मतलब वॉल क्लोज होना चाहिए। और ये कैसे डिसाइड किया जाता है, ये प्रोसेस पैरामीटर के हिसाब से कि अगर न्यूमेटिक सप्लाई कट होता है तो वो वॉल क्लोज होना चाहिए या ओपन होना चाहिए, जिससे प्रेशर या टेम्परेचर बढ़े घटे, ठीक है। तो अगर आपको पूछे एयर फेल टू ओपन तो मतलब समझ लीजिए वॉल क्लोज होना चाहिए। और वॉल क्लोज होना चाहिए तो मतलब उसमें न्यूमेटिक सप्लाई कंट्रोल वॉल में कहाँ से दी होगी, मतलब पहले से यहाँ पर हमारा नीचे से सप्लाई दी होगी, नीचे से सप्लाई दी होगी। जैसे एयर कट हो जाएगा डायफ्राम नीचे आ जाएगा और स्टेम नीचे चला जाएगा, ठीक। सिंपल सा उनको इतना बोलना है कि सर एयर फेल टू ओपन में जैसे ही एयर सप्लाई कट होती है हमारा वॉल्व क्लोज होना चाहिए। उसमें जो एयर की सप्लाई दी जाती है वो डायफ्राम में वो बॉटम साइड से दी जाती है, ताकि वो डायफ्राम को ऊपर करके रख सके नॉर्मल कंडीशन में। और जैसे एयर सप्लाई कट होती है एयर खत्म तो स्टेम नीचे आ जाएगा, ठीक। इतना सिंपल है। इसका अपोजिट हमारा एयर फेल टू क्लोज है। तो मैंने पहले बताया अगर क्लोज है तो यहाँ क्या समझ लो कि वॉल्व ओपन होना चाहिए उस समय। तो इसमें न्यूमेटिक सप्लाई कहाँ दी होती है, पहले हमेशा टॉप से दी होती है, डायफ्राम में टॉप से दी होती है, ताकि दबा के रखे इस वॉल को, मतलब क्लोज करके इनिशियल में रखे। जैसे एयर सप्लाई कट हुई ये एयर खत्म और ये वॉल ओपन, ठीक है ना। तो एयर फेल टू क्लोज में हमारा वॉल हमेशा ओपन होना चाहिए। ये यहाँ लिखा भी है कि ओपन वॉल ऑटोमेटिकली व्हेन एयर सप्लाई फेल, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पक्का याद रखना है, हो सकता है वहां आपसे पूछा जा सके, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ए पंप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, तो 1000% आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन यहाँ से बनने ही बनने रहेंगे। एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में इसको क्यों यूज करते हैं वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो इसको क्या आंसर हम लोग दे सकते हैं कि सर जो पंप होता है वो एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो लिक्विड को ट्रांसफर करता है कहाँ से, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उसकी एनर्जी को मतलब प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करके। क्योंकि जब मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तभी लिक्विड एक स्थान से दूसरे स्थान तक पंप हो पाएगा, ठीक है। अब बता लेते हैं इसके यूज क्या है, पंप के यूज क्या है वो देख लेते हैं। किसी भी केमिकल को ट्रांसपोर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह तक, रिएक्टर में फीडिंग करने के लिए, बॉयलर में फीड वाटर को फीड करने के लिए, एसिड और जो एल्कली हैंडल होता है उसको के लिए, स्लरी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कूलिंग वाटर सर्कुलेशन के, मतलब कुछ भी ट्रांसपोर्ट मोस्टली इंडस्ट्री में करना है तो अधिकतर यूज किया जाता है लिक्विड के लिए पंप ही, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या बात कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। एकदम स्टार लगाइए। जितने क्वेश्चन मोस्टली सभी इंपॉर्टेंट है बट कुछ क्वेश्चन है जो पूछे ही पूछे जा सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग में आपको डिफरेंस बताना है, तो एक चार्ट आपके लिए फिर से तैयार है। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात होगी, यहाँ रेसिप्रोकेटिंग। क्या क्या देखना है, प्रिंसिपल देख लें क्या काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है, एफ इजकल टू क्या होता है mv²/r, ठीक है ना। उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि एक बार पिस्टन आगे जाता है फिर पीछे जाता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बेस पे, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। फ्लो के बारे में बात कर ले तो कंटिन्यूअस फ्लो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप में, जबकि इसमें पल्सेटिंग होता है, क्योंकि एक बार पिस्टन आगे गया फिर पीछे आएगा तो इतना जो गैप आ जाता है इतने बीच में फ्लो नहीं होता, उसको पल्सेटिंग बोलते हैं। डिस्चार्ज के बारे में बात कर ले तो लार्ज क्वांटिटी सेंट्रीफ्यूगल कर सकता है बल्कि रेसिप्रोकेटिंग स्मॉल क्वांटिटी को करता है। बट प्रेशर के बारे में बात करें तो ये हमारा लो प्रेशर जनरेट करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, और रेसिप्रोकेटिंग पंप वेरी हाई प्रेशर, जहां में बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है वहीं पर हम लोग यूज करते हैं। फ्लूइड कौन कौन सा हैंडल कर सकते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल हमेशा क्लियर लिक्विड मतलब साफ लिक्विड यूज करना होता है, जबकि इसमें विस्कस फ्लूइड मतलब गाढ़ा फ्लूइड भी रेसिप्रोकेटिंग में कर सकते हैं।
इफिशियंसी किसकी ज़्यादा, आपको पता है कि इफिशियंसी सेंट्रीफ्यूगल की मॉडरेट होती है जबकि रेसिप्रोकेटिंग की ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस सिंपल सी बात है, लो होती है तभी सबसे ज़्यादा इसको यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में पार्ट्स ज़्यादा होते हैं तो मेंटेनेंस ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके बाद प्राइमिंग किस में जरूरत है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग की जरूरत होती है। अभी आगे आपको पता चलेगा प्राइमिंग क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, जबकि इसमें जरूरत नहीं होती है हमारी, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, प्राइमिंग से रिलेटेड है। व्हाट इज प्राइमिंग इन दिस सेंट्रीफ्यूगल पंप, व्हाई इट इज नेसेसरी। प्राइमिंग क्या है और ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, चाहे वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो चाहे हमारे फ्रेशर कैंडिडेट हो। ठीक, तो इसमें क्या हम लोग बता सकते हैं प्राइमिंग के बारे में कि सर प्राइमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सेक्शन पाइप को और उसकी जो पंप की केसिंग है उसको पूरी तरीके से उसी लिक्विड से भर देते हैं जिससे हमें पंप करना है, ठीक है ना। उससे क्या होता है हमारा, क्यों प्राइमिंग नेसेसरी है, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल कैन नॉट पंप एयर एफिशिएंटली, क्योंकि हमें पता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो लिक्विड के लिए डिजाइन किया गया है, वो गैस को उतना एफिशिएंटली पंप नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि एयर की डेंसिटी हमारी कम होती है लिक्विड से। ये क्या करता है, इम्पेलर कैन नॉट क्रिएट सक्शन विथ एयर, क्योंकि जितना हमें सक्शन चाहिए उतना हम एयर से नहीं ले सकते, जबकि लिक्विड से हम कर सकते हैं। अगर हम प्राइमिंग ना करें तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो क्या होगा, पंप ड्राई रन चलेगा क्योंकि उसमें लिक्विड पंप करने की कैपेसिटी ही नहीं रहेगी, लिक्विड को डिलीवर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। हमारा जो हीट ओवर हीटिंग होने लगा पंप, क्योंकि जब लिक्विड डिस्चार्ज नहीं करेगा कंटिन्यू वैसे ही चलेगा तो ओवर हीटिंग हो जाएगी और डैमेज होने के चांस रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज जो डिजाइन की गई है किसी लिक्विड के लिए अगर वहां कुछ ना चलाया जाए कंटिन्यू चलाया जाए तो फैन भी खराब हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेथड क्या हो सकता है प्राइमिंग करने का, किस किस तरीके से कर सकते हैं, उसको मैनुअल फिलिंग कर सकते हैं, वैक्यूम पंप से फिलिंग कर सकते हैं, मोस्टली मैनुअल ही किया जाता है। सिंपल सा वॉल ओपन करके सक्शन वाल ओपन कर देंगे तो वही लिक्विड से फिल हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज कैविटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन पंप। किसी भी पंप में कैविटेशन क्या होता है, मोस्टली सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए बारे में बात होती है, तो कैविटेशन क्या है आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्या आप बता सकते हो कि सर कैविटेशन कब फॉर्म होता है, जब सडन कोलैप्स ऑफ वेपर प्रेस, जो वेपर बबल्स होते हैं, और वो भी कहाँ, मतलब क्या होता है कि जब सक्शन लाइन में लिक्विड का जो प्रेशर है वो लिक्विड को वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो बबल्स फॉर्मेशन होने लगेंगे। वो बबल्स क्या करता है, इम्पेलर पे जाके हिट करता है, इम्पेलर पे हिट करेगा तो इम्पेलर धीरे धीरे साउंड आने लगेगा, धीरे धीरे कोलैप्स होने लगेगा, धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा, ठीक, साउंड भी बहुत ज्यादा आती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैविटेशन की प्रॉब्लम। और ऐसे ऐसे कट भी जाता है, कॉर्नर कॉर्नर पे हमारे कैविटेशन होने पे इम्पेलर केसिंग कटने लगते हैं। इसका काज क्या है, मतलब क्यों होता है, वही मैंने बताया, लो सक्शन प्रेशर, जब सक्शन लाइन का प्रेशर कम हो जाता है, किससे, लिक्विड के वेपर प्रेशर से, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड का वेपर प्रेशर समझ लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है ना, और हम सक्शन लाइन का प्रेशर हमारा टेम्परेचर दे दिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लिक्विड पहले ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा ना, और बॉयल होगा तो बबल्स जनरेट हो जाएगा, बबल जनरेट होते ही वो सक्शन क्रिएट सही से नहीं हो पाएगा, तो लो सक्शन प्रेशर हो जाएगा। हाई सक्शन लिफ्ट जब हम लोग कराते हैं तो ऐसा होता है कि आप देखे होंगे कहीं वेल से कुएं से जब पानी निकालते हैं सडनली अचानक पानी छोड़ देता है, वही प्रॉब्लम है इसके लिए। उसके बाद ब्लॉक्ड सक्शन लाइन कभी कभी ब्लॉक हो जाता है तो कैविटेशन देखने को मिलती है। उसके बाद हाई फ्लूइड टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये देखने को मिलता है। या हम इम्प्रॉपर पंप डिजाइन, जब प्रॉपर डिजाइन ही नहीं करेंगे पंप को तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कैविटेशन आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, जो अगर पूछे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कुछ कमियां बताइए तो उनमें से एक कैविटेशन की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसका इफेक्ट क्या हो सकते हैं, अगर ऐसा होता है कैविटेशन हो तो क्या होगा, अगर आप पंप के पास जाते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है, और नॉइस होता है और वाइब्रेशन, ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है पहचानने का कि कैविटेशन हो रहा है, ठीक है ना। इससे इम्पेलर हमारा डैमेज हो सकता है, इफिशियंसी कम हो जाएगी पंप की, और मैकेनिकल फेलियर देखने को हमें मिलेगी, ठीक है। इसको कैसे रोक सकते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो कैसे रोक सकते हैं, इंक्रीज सक्शन हेड को हम लोग बढ़ा सकते हैं तब ऐसा हो जाएगा, फ्लूइड का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, और लार्ज सक्शन पाइप को हम यूज कर सकते हैं, छोटा नहीं थोड़ा बड़ा सक्शन पाइप को यूज करें, पंप की स्पीड को कम कर दें, या अगर प्रॉपर एनपीएसएच को हम लोग मेंटेन रखें, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को मेंटेन रखें, ठीक है। इतना चीज आप लोग जान लेंगे। अगला क्वेश्चन ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि एनपीएसएच क्या होता है पंप के लिए, ठीक है ना। तो आपको पहले से ही पता है कि जो एनपीएसएच होता है क्या होता है, प्रेशर अवेलेबल एट सक्शन पंप सक्शन एबव वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, हमेशा जो होता है सक्शन लाइन का प्रेशर जो होता है वो लिक्विड के वेपर प्रेशर से ज्यादा ही रखना होता है, उसे बोलते हैं एनपीएसएच। और ये दो टाइप्स के होते हैं, क्या होता है, एनपीएसएच अवेलेबल और एनपीएसएच रिक्वायर्ड। एनपीएसएच अवेलेबल क्या होता है कि प्रेशर एक्चुअली अवेलेबल एट सक्शन साइड,
सक्शन साइड में जितना प्रेशर अवेलेबल है उसे बोलते हैं अवेलेबल, सिंपल सी बात है। लेकिन जो रिक्वायर्ड होती है उसका मीन्स क्या होता है, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू अवॉइड कैविटेशन, कि कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए जो मिनिमम प्रेशर होना चाहिए वो होता है एनपीएसएच रिक्वायर्ड, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा एक पॉइंट को कि एनपीएसएच अवेलेबल हमेशा ज्यादा होना चाहिए एनपीएसएच रिक्वायर्ड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो बबल्स फॉर्मेशन होंगे और कैविटेशन के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, और ये हमें क्या होता है प्रिवेंट करना होता है, अगर ऐसी कंडीशन आई तो कैविटेशन हमारा नहीं होगा। इससे इंश्योर हो जाता है स्मूथ पंप ऑपरेशन और पंप की लाइफ भी बढ़ जाती है अगर हम ये कंडीशन रखते हैं, ठीक है ना। एनपीएसएच अवेलेबल ज्यादा होना चाहिए एनपीएसएच रिक्वायर्ड से, ठीक। मतलब वो एक सिंपल से समझो कि अगर आप एक चपाती मिनिमम खा सकते हो, ठीक है ना, तो वो तो सिर्फ सरवाइव करने के लिए कि आप जी जाओगे, बट मान के चलो एक चपाती ज्यादा, 2 भी खा सकते हो, 3 भी खा सकते हो, तो बेटर है आपकी लाइफ के लिए, ठीक। वही यहाँ कहना चाह रहा था। Why are centrifugal pumps widely used in chemical industry? किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में मैंने पहले बताया सेंट्रीफ्यूगल पंप सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो क्यों यूज किए जाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या बता सकते हैं हम लोग वहाँ आंसर, कि सर जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है, बहुत ज्यादा पार्ट्स नहीं होते, तो मेंटेनेंस इजी होती है। उसके बाद कंटिन्यूअस फ्लो हमें देता है, ना कि रेसिप्रोकेटिंग पंप की तरह फ्लक्चुएटिंग देता है। उसके बाद लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है, बहुत कम मेंटेनेंस देना पड़ता है और देना ही होता है, बहुत इजी होता है। उसके बाद लार्ज फ्लो रेट के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, इसका जो कॉम्पैक्ट और इकोनॉमिकल होता है, मतलब साइज छोटा होता है और खरीदने में भी थोड़ा इजी है कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है। ऑपरेट कर सकते हैं हम लोग स्मूथली विदाउट एनी वाइब्रेशन, ठीक है ना, अगर कैविटेशन या कुछ और प्रॉब्लम नहीं हो रही तो वाइब्रेशन भी नहीं होगी, ठीक। तो इतनी चीजें आप बता सकते हैं, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए काम आएंगी। अगला देखते हैं हम लोग क्या बोल सकता है, व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के मेजर पार्ट्स क्या होते हैं वो हमें जानना है। तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, आप जानते ही हैं, इस तरीके से होता है। इसमें मोटर लगा होता है, हाउसिंग लगी होती है, कपलिंग लगी होती है, शाफ्ट लगी होती है, सक्शन वॉल, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, उसके बाद केसिंग, इसके अंदर इम्पेलर, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक। बट पार्ट्स के बारे में हम अलग से बात करेंगे क्या क्या हो सकता है। इसमें इम्पेलर लगा होता है, इसका काम क्या है, ये रोटेटिंग पार्ट्स है, यही होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा, केसिंग हमारी है। केसिंग का काम क्या है, ये इनक्लोज होता है, इसी के बीच में इम्पेलर हमारा बंद होता है और ये कन्वर्ट क्या करता है, वेलोसिटी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। उसके बाद सक्शन पाइप होती है जिसमें हमारा लिक्विड होता है जो पंप में इन होता है। उस नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं, हमारा शाफ्ट क्या बारे में बात कर रहा है, ये कनेक्ट करता है इम्पेलर टू मोटर में, ठीक है ना। सपोज करो ये इम्पेलर लगा है, यहाँ पे एक पतली सी लाइन लगी रहेगी और ये मोटर से कनेक्ट होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग अपना शाफ्ट, ठीक है ना। बियरिंग के बारे में देख लेते हैं, बियरिंग क्या होता है, ये सपोर्ट करता है रोटेटिंग शाफ्ट को, क्योंकि रोटेटिंग शाफ्ट को ऐसे नॉर्मली मूव करेगा तो फ्रिक्शन से उसमें प्रॉब्लम होगी, तो बियरिंग यूज की जाती है। मैकेनिकल सील या हमारा ग्लैंड पैकिंग, इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता है इतना हाई फ्लो और इतने प्रेशर में लिक्विड फ्लो हो रहा है, अगर कहीं भी मल्टीपल जॉइंट से कहीं से भी लीक होगा तो मटेरियल बाहर आ सकता है। उसी को रोकने के लिए, लीकेज को रोकने के लिए हम लोग मैकेनिकल सील आपने देखा होगा यूज करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे हमारा क्या बात हो रही है, व्हाट इज ए बॉयलर एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। बॉयलर क्या है और ये केमिकल इंडस्ट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताना है। तो इसका जवाब हम लोग क्या दे सकते हैं कि सर ये क्लोज वेसल होता है हमारा, ठीक है ना, जो कन्वर्ट क्या करता है वाटर को स्टीम में, मतलब पानी को भाप में कन्वर्ट करता है। कैसे, हीट जनरेट करके, उसके बाद वो भी किसके थ्रू, कंबसन के थ्रू, मतलब हीट जनरेट होती है फर्नेस में कहीं पे या बॉयलर में खुद से जनरेट होती है, उसके बाद वो हीट को ट्रांसफर करता है वाटर में, फिर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये वाइडली यूज किसके लिए किया जाता है, हीटिंग रिएक्टर को हीट करने के लिए, मतलब यहाँ से स्टीम जो बनेगा रिएक्टर में जाएगा। डिस्टिलेशन कॉलम में आपको पता है रिबॉयलर का काम यही है। ड्राइंग ऑपरेशन में, पावर जनरेशन में, हीट एक्सचेंजर में, प्रोसेस इक्विपमेंट का टेम्परेचर मेंटेन करने में हम लोग बॉयलर का यूज करते हैं, ठीक है। और क्या वर्किंग प्रिंसिपल इसमें क्या हो सकता है, कि जो बॉयलर होता है वो बर्न करता है फ्यूल को, वो भी क्या क्या हो सकता है, कोल बर्न कर सकते हैं, नेचुरल गैस कर सकते हैं, फर्नेस ऑयल करते हैं, बायोमास करते हैं, ये सब यूज करके वहां से हीट को हम प्रोड्यूस करते हैं, जो वाटर को देते हैं और वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस इसका है। और जो हमारा कॉमन टाइप के बॉयलर यूज किए जाते हैं, कौन कौन से टाइप के, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर। पूछे फायर ट्यूब बॉयलर मतलब जो ट्यूब होती है उसमें फायर लगाई जाती है, आग लगाई जाती है, और जो पानी होता है वो आउटर साइड होता है, ये आउटर साइड पानी होता है, अंदर इसके फायर होती है।
वाटर ट्यूब बॉयलर में सेम उल्टा, अंदर जो ट्यूब होती है उधर पानी होता है, बाहर फायर हमारी लगाई जाती है। वेस्ट हीट बॉयलर भी होता है, उसके बाद पैकेज बॉयलर भी होता है। मोस्टली ये दोनों टाइप के बॉयलर हमारा मोस्टली यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। अब इसके बारे में आगे जान लेते हैं क्या बात हो रही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। मैंने बोला ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आना ही आना है, आपको ध्यान रखना है। तो एक चार्ट में आपको दिया हूँ, जहां जहां मैं चार्ट लगाऊं मतलब वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको जरूर देख के जाना है। तो ये फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में बात हो गई, ये वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में। तो फ्लो इनसाइड ट्यूब मतलब ट्यूब के इनसाइड में क्या फ्लो होता है, तो फायर ट्यूब में मैंने पहले बोला हॉट गैस है, मतलब उधर आग लगेगी, और जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब के अंदर वाटर होगा। स्टीम प्रेशर कितना कितना किस में जनरेट होता है, फायर ट्यूब बॉयलर में कम प्रेशर का जनरेट होता है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में हाई प्रेशर जहां जनरेट करनी होती है वहां यूज करते हैं। स्टीम जनरेशन रेट कहाँ स्टीम ज्यादा जनरेट होता है, इसमें लो होता है फायर ट्यूब में, और जबकि वाटर ट्यूब में हाई होता है। इफिशियंसी किसकी ज्यादा होती है, तो फायर ट्यूब बॉयलर की कम होती है, जबकि वाटर ट्यूब की ज्यादा होती है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, मेंटेनेंस ध्यान रखना है। मेंटेनेंस से जो फायर ट्यूब बॉयलर होती है उसकी इजी होती है, जबकि इसका कॉम्प्लेक्स होता है वाटर ट्यूब बॉयलर का, ठीक। कहाँ यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री में, तो फायर ट्यूब बॉयलर हमारा स्मॉल प्लांट में, मतलब छोटे प्लांट में कम स्टीम जनरेट करने के लिए, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर लार्ज केमिकल प्लांट में यूज करते हैं जहां ज्यादा स्टीम की जरूरत होती है हमें, ठीक। अब आगे और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या हो सकता है। व्हाट आर द मेन माउंटिंग एंड एसेसरीज ऑफ ए बॉयलर, मतलब बॉयलर में कौन कौन से इक्विपमेंट लगाए जाते हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ एक चार्ट में देखिए क्या क्या हम लोग लगा सकते हैं। इसमें हम लोग सेफ्टी वाल लगाते हैं, क्या करने के लिए, एक्सेस प्रेशर को प्रिवेंट रोकने के लिए। उसके बाद वाटर लेवल इंडिकेटर लगाते हैं कि कितना लेवल है अंदर वाटर का वो हमें पता चलता रहे। उसके बाद प्रेशर गेज लगाते हैं कि स्टीम का प्रेशर कितना है उसे पता लगाने के लिए। उसके बाद हम स्टीम स्टॉप वॉल लगाते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं फ्लो को हमारा स्टीम के, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ब्लो ऑफ कॉक, ये पूछा जाता है इंडस्ट्री में कि जो अंदर स्लज बन जाता है, मतलब इम्प्योरिटी जमा हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, फ्यूजेबल प्लग, आपको पता ही है कि जब ओवर हीटिंग हमारा बॉयलर या फर्नेस हो जाता है उसके प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेल्ट हो जाएगा। जैसे घरों में फ्यूज यूज होता है कि जब ज्यादा करंट आ जाती है, पावर आ जाती है, तो मेल्ट हो जाता है ताकि आपके अदर सिस्टम बच सकें। सेम वही काम है यहाँ पर फ्यूजेबल प्लग का। उसके बाद फीड चेक वॉल हमारा है, कंट्रोल क्या करता है, फीड वाटर एंट्री, मतलब कितना हमें वाटर अंदर देना है उसको प्रिवेंट करता है, मतलब कंट्रोल करता है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या बात हो रही है। व्हाट आर द बॉयलर ब्लो डाउन एंड बॉयलर फीड वाटर ट्रीटमेंट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ब्लो डाउन कॉन्सेप्ट एंड फीड वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, ब्लो डाउन को पहले समझ लेते हैं कि ब्लो डाउन क्या होता है बॉयलर में। ये प्रोसेस है किस चीज का, रिमूव करने का, क्या इम्प्योरिटी जिसको हम नहीं चाहते हैं, स्लज जो अंदर जमा हो जाता है, या डिजोल्व सॉल्ट जो वाटर में बॉयलर में चला जाता है, बॉयलर में किसी कारण से वाटर में, उसको रिमूव करने के लिए ब्लो डाउन प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि ड्यूरिंग स्टीम जनरेशन क्या होता है, प्योर वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम, ठीक है ना। उसके बाद सॉल्ट रिमेन बिहाइंड, मतलब अगर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, अगर उसमें सॉल्ट था तो वो वहीं रह जाएगा। कंसंट्रेशन इंक्रीज, मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। इससे क्या प्रॉब्लम होगी, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, स्केल फॉर्मेशन, एक लेयर सी फॉर्म हो जाएगी। कोरोजन, धीरे धीरे जो हमारा स्टील है या आयरन है वो कोरोज होने लगेगा। उसके बाद फोमिंग और प्राइमिंग होने लगेगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है। अब बात आती है कि जो बॉयलर में फीड वाटर ट्रीटमेंट करते हैं वो क्यों करते हैं और क्या है। तो जो फीड वाटर ट्रीटमेंट है वो क्यों करते हैं, रिमूव इम्प्योरिटी, और वो भी कब, बॉयलर में एंट्री करने से पहले। सपोज करो ये बॉयलर है और इसमें हम पानी यहाँ से भेज रहे हैं वॉल के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही ट्रीटमेंट, हम लोग उसको डोजिंग बोलते हैं, जो रेसिप्रोकेटिंग पंप के द्वारा होता है, वो यहाँ पर डोजिंग करके इसको प्योर करके फिर इसके अंदर भेजते हैं, उसको बोलते हैं बॉयलर फीड वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या रोकता है, स्केल फॉर्मेशन को रोकता है अंदर बॉयलर के, कोरोजन को अवॉइड करता है, बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ती है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। इतना चीज हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज एन इकोनोमाइजर, ये ध्यान रखना, इकोनोमाइजर एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन बॉयलर एंड प्रोसेस इंडस्ट्री, बॉयलर में क्यों यूज करते हैं इकोनोमाइजर को, और क्या इंपॉर्टेंट है प्रोसेस इंडस्ट्री में। सारे क्वेश्चन आपके इंडस्ट्री रिलेटेड हैं, सब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कोई छोड़िएगा मत, एटलीस्ट पीडीएफ तो जरूर पढ़ के जाइएगा एक दो बार, ठीक है। तो इसको क्या क्या बोल सकते हैं कि सर इकोनोमाइजर क्या है, ये सर एक हीट रिकवरी डिवाइस है, ठीक है ना, जो क्या करता है कि जो इफिशियंसी होता है बॉयलर की वो हमारा बढ़ा देता है। कैसे, कि जो फ्लू गैस होती है, हॉट फ्लू गैस होती है,
उससे एनर्जी जो एक्सेस एनर्जी होती है उसको निकाल के बॉयलर में जो वाटर फीड होने वाला होता है उसी को पहले ही गर्म कर देता है ताकि बॉयलर में कम हीट देना पड़े। ठीक है ना, सिंपल चीज है कि जब हम बॉयलर में हीट जनरेट करते हैं मतलब कुछ जला के करते हैं तो वो जो फ्लू गैस निकलती है उसमें कुछ हीट होती है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट चिमनी से बाहर निकाल दो तो वो अच्छा नहीं है। उसी हीट को हम इसमें ले जाते हैं इकोनोमाइजर में और जो वाटर हमें बॉयलर में फीड करना होता है उसी को गर्म कर देते हैं। सपोज करो उसकी स्टीम बनने वाली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इकोनोमाइजर से ही वो वाटर गर्म हुआ 30 डिग्री, तो अभी बॉयलर में आपको सिर्फ 70 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करना पड़ेगा। तो बच गया ना 30 डिग्री गर्म करने के लिए। ठीक है, और ये बचा तो मतलब फ्यूल बचा। तो इसीलिए हम लोग इकोनोमाइजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में। इकोनोमाइजर जस्ट एक टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है और कुछ दूसरा नहीं, आपको अभी फिगर में दिखाऊंगा। ठीक है ना। केमिकल इंडस्ट्री में वाइडली यूज किया जाता है, मतलब ज्यादा यूज किया जाता है कहाँ पर, बॉयलर में, थर्मल पावर प्लांट में, रिफाइनरीज में, फर्टिलाइजर प्लांट में, पेट्रोकेमिकल में, स्टीम जनरेशन में, जहां भी बॉयलर यूज हो रहा है सिंपल सी चीज समझो इकोनोमाइजर वहां यूज होगा। ठीक है, एक बार आप इसका फिगर देख लो, इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। एक टाइप का हमारा हीट एक्सचेंजर ही है, हीट एक्सचेंजर ही है और कुछ दूसरा नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है हीट एक्सचेंज ही कर रहा है। एक तरह से फ्लू गैस जा रहा है, दूसरे पाइप में सपोज करो हमारा वाटर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, फ्लू गैस से वाटर में हीट ट्रांसफर कर देगा। हो गया ना हीट एक्सचेंजर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, व्हाट इज डिस्टिलेशन, इंपॉर्टेंट चीज, एंड ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क, मतलब डिस्टिलेशन क्या है और ये किस प्रिंसिपल पे हमारा वर्क करता है वो आपको बताना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, डिस्टिलेशन ऑलवेज इंपॉर्टेंट है मास ट्रांसफर में। तो यहाँ हम लोग क्या आंसर उनको दे सकते हैं कि सर डिस्टिलेशन जो होता है वो मास ट्रांसफर का ऐसा ऑपरेशन है जो सेपरेशन प्रोसेस करता है। वो भी कैसे, वो भी कैसे करता है, कंपोनेंट के बीच में जो लिक्विड मिक्सचर होता है उनको में भी जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट या वॉलेटिलिटी, मतलब कोई भी सिंपल ऐसा बोल सकते हो कि सर कोई भी लिक्विड मिक्सचर है जिनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे जब उन्हें सेपरेट किया जाता है तो उसी को बोलते हैं हमारा डिस्टिलेशन। ठीक है ना। अब इसमें बेसिक प्रिंसिपल हमारा क्या यूज होता है कि लिक्विड मिक्सचर होगा उसे हीट करेंगे, जो ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो पहले इवोपरेट होगा, वेपराइज होगा। ठीक है, जो वेपर फेज बनेगा उसको हम लोग कंडेंस कर लेते हैं। ठीक है ना, कंडेंसर में। ये सिंपल से इसका बेसिक प्रिंसिपल है। आपको फिगर में मैं काफी बार दिखाया हूँ, इस टाइप का होता है। यहाँ पर ट्रे लगी होती है, यहाँ से निकल के आएगा कंडेंसर में जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हमारा रिफ्लेक्स होता है, यहाँ से रिबॉयलर हो जाएगा, रिबॉयलर से स्टीम वापस आएगी, इधर से वेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप का हमारा डिस्टिलेशन होता है, आपको पहले से पता है। अब देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक है ना, आप कितने टाइप के डिस्टिलेशन या उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। तो मल्टीपल टाइप के डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। यहाँ जो मेन मेन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंपल डिस्टिलेशन आपको पता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो रिफाइनरी में यूज की जाती है, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, एक्जोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, मल्टीपल टाइप के डिस्टिलेशन है। आप इतना जानोगे तो भी काफी है, 4-5 बता दोगे ठीक है। ठीक है, अब क्या बात कर रहा, व्हाट इज रिफ्लक्स इन ए डिस्टिलेशन कॉलम एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। रिफ्लक्स क्या होता है डिस्टिलेशन कॉलम में और ये क्यों जरूरी होता है वो हमें बताना है। तो बताते हैं, देखते हैं क्या बता सकते हैं हम लोग कि सर जो रिफ्लक्स होता है वो एक पोर्शन होता है हमारे कंडेंस्ड लिक्विड का जो टॉप से डिस्टिलेशन कॉलम से निकलता है उसी को रिवर्ट बैक करता है। मैंने बताया ना ये डिस्टिलेशन कॉलम है, जो टॉप से हमारा मटेरियल निकला वो कंडेंसर में गया, इसी में से कुछ पोर्शन को हम लोग अपने फिर से कॉलम में डाल देते हैं तो उसी को बोलते हैं रिफ्लक्स। ठीक है, उसके बाद पर्पज क्या है रिफ्लक्स करने का कि इंप्रूव करता है क्या, कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड वेपर फेज, मतलब लिक्विड और वेपर को फिर से कांटेक्ट कराने में मदद करता है, जिससे रिजल्ट क्या निकलता है, बेटर सेपरेशन, मतलब अच्छे से सेपरेशन होता है। अगर दो लिक्विड है तो दोनों दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, इस टाइप से। और रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है हमारा, जो रिफ्लक्स रेशियो होगा लिक्विड रिटर्न, मतलब जो लिक्विड अंदर रिटर्न हुआ कॉलम में और जो हमारा प्रोडक्ट मिला। ठीक है ना, अगर इसको आर बोलो और इसको पी बोलो तो क्या हो जाएगा, आर बाई पी हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से इसको रिफ्लक्स रेशियो बोलते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताना है। इससे क्या होता है, हमारे इम्प्योरिटी जो होती है वो कम होती है, प्योरिटी बढ़ जाती है टॉप प्रोडक्ट की, उससे मास ट्रांसफर अच्छा होता है और सेपरेशन इफिशियंसी उस कॉलम की बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये फायदा होता है हमारा रिफ्लक्स करने का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्या है, व्हाट इज फ्लडिंग एंड वीपिंग इन डिस्टिलेशन कॉलम। ये दोनों एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होती है एक डिस्टिलेशन कॉलम में, जो आपको बताना है क्या होती है। तो जो होता है हमारा, पहले बात कर लेते हैं कि ये दोनों ही कॉमन ऑपरेशन प्रॉब्लम है, मैंने पहले बताया ट्रे कॉलम का। फ्लडिंग के बारे में देख लेते हैं। फ्लडिंग क्या होती है कि जब जो वेपर फ्लो होता है, मतलब जो रिबॉयलर से वेपर आ रहा है उसकी जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाए। ठीक है ना,
यहाँ सिंपल सा लिखा हो, व्हेन वेपर फ्लो बिकम सो हाई दैट लिक्विड कैन नॉट फ्लो। ठीक है ना, मतलब क्या होता है जब वेपर का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है तो लिक्विड नीचे नहीं आ पाता, और जब नीचे नहीं आने पाएगा तो ट्रे पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगेगा, मतलब बैठने लगेगा, और एक समय आगे इतना फ्लो हो जाएगा कि ऊपर से ये फ्लो होने लगेंगे। तो इसी को बोलते हैं फ्लडिंग, मतलब बाढ़ आना। और ये कारण क्या होता है इसका, एक्सेसिव वेपर प्रेशर, जब वेपर का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है। हाई रिबॉयलर ड्यूटी, मतलब रिबॉयलर में बहुत ज्यादा हीट जनरेट कर रहा है, मतलब वेपर वही सिंपल सा बात है ज्यादा हो रहा है। ट्रे डैमेज जब जब हो जाता है तो भी ऐसी कंडीशन देखने मिलती है, और जब ब्लॉकेज होता है मतलब चोक हो जाता है ट्रे, तभी ऐसे देखने को मिलती है, क्योंकि लिक्विड नीचे आ ही नहीं पाएगा, वहां पर रुकेगा, धीरे धीरे स्टीम बढ़ते जाएगा, वो बाहर आने लगेगा। अब एक प्रॉब्लम क्या होती है दूसरा, वीपिंग की प्रॉब्लम, सेम उसका उल्टा, कि जब हमारा क्या होता है कि यहाँ पे देखो लो सपोर्ट लिक्विड ऑन इसमें, मतलब जो हमारा जो नीचे से वेपर आ रहा है, वेपर आने मतलब वेलोसिटी उसकी इतनी कम है कि लिक्विड को ऊपर उठा ही नहीं पा रहा वो, ठीक है ना, लिक्विड को ऊपर उठा ही नहीं पा रहा, तो सारे लिक्विड नीचे आने लग रहे हैं। सपोज करो एक ट्रे है, यहाँ से वेपर आ रहा है, यहाँ पे सपोज को लिक्विड है, अगर ये वेपर एक लिमिटेड स्पीड में जाएगी तो ही ऊपर जा पाएगी ना, जब वेपर इतना स्लो है तो ये लिक्विड इसकी जगह पे आने लगा नीचे, तो इसी को बोलते हैं मतलब रोना, वीपिंग। तो डिस्टिलेशन कॉलम रो रहा है, इसको बोलते हैं। तो वीपिंग का प्रोसेस ये है, क्यों हो सकता है, जब लो वेपर रेट हो, मतलब जो वेपर नीचे से जा रहा है उसका फ्लो बहुत कम हो, ठीक है ना। उसके बाद लो बॉयल अप, मतलब बॉइलिंग ही कम हो रही है रिबॉयलर में। उसके बाद रिड्यूस फीड रेट, अगर जब हम लोग फीड रेट को कम कर देते हैं तो भी यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमें वो भी जानना है। इससे क्या होगा, जो वेपर और लिक्विड का कांटेक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा, उसके ट्रे की इफिशियंसी हमारी कम हो जाएगी। इतना चीज जानिएगा, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या हमारा बात कर रहा है, व्हाई इज वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। वैक्यूम डिस्टिलेशन इंडस्ट्री में क्यों यूज करते हैं वो हमें बताना है। तो क्या बता सकते हैं हम लोग सर, कि वैक्यूम डिस्टिलेशन सर वहां यूज करते हैं जहां प्रेशर कम हमें चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, मतलब नॉर्मल डिस्टिलेशन कॉलम जो होता है उसमें लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग रख लेते हैं, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको ट्रीट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रख सकते हैं, तो इस वाले डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, बिलो एटमॉस्फेरिक, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर इसमें रखते हैं, ठीक है ना। इसका पर्पज क्या होता है रखने का, क्या करते हैं कि रिड्यूसिंग प्रेशर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, मतलब जब हम प्रेशर कम करते हैं तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है, मतलब अगर नॉर्मल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता तो हो सकता है 80 से 90 के बीच ही बॉयल हो जाए, ठीक है ना। तो हीट हमें कम देना पड़ेगा, ठीक है। और क्यों कम, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है सेपरेट हीट सेंसिटिव मटेरियल, जो हीट को सेंसिटिव होते हैं मटेरियल, मतलब ज्यादा करोगे डिकम्पोज होने लगेंगे विदाउट डिकम्पोजिशन, मतलब ऐसे मटेरियल जिनको ज्यादा हीट दोगे वो डिकम्पोज होने लगेंगे, उसको अवॉइड करने के लिए, बचाने के लिए हम इसको यूज करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री में नीड क्यों है, कौन कौन सी चीज के लिए, कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, उसको सेफ बचाने के लिए हम यूज करते हैं। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, व्हाट इज ए हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या है, इट व्हाई इट इज यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में इसको क्यों यूज करते हैं हीट एक्सचेंजर को, हमें बताना है। तो आप पहले फिगर देख लीजिए, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, आप उसका नाम जानते ही होंगे, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है ये, जो हम लोग इसको नाम पहले से जान रहे हैं। तो ये एक टाइप का हीट एक्सचेंजर इसी टाइप का कुछ दिखता है। तो आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं हीट एक्सचेंजर के बारे में, कि सर हीट एक्सचेंजर एक ऐसा डिवाइस है जो यूज किया जाता है हीट ट्रांसफर के लिए फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड, ठीक है ना, विदाउट मिक्सिंग। कभी कभी मिक्सिंग देखने को मिलती है, बट मोस्टली विदाउट मिक्सिंग से हम लोग देखने को मिलता है, किसी में सेल्फ साइड में लिक्विड रहेगा, ट्यूब साइड में गैस भी देखने को मिल सकता है। इसमें जो फ्लूइड हो सकता है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कि एक साइड लिक्विड हो एक साइड गैस हो, ठीक है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग, क्या है कि पर्पज क्या होता है इसका इंडस्ट्री में, जैसे हीट करना कोल्ड फ्लूइड को, कोई कोल्ड फ्लूइड है उसमें हीट ट्रांसफर करना है तो उसमें, कोई कूलिंग फ्लूइड है उसको हीट करने के लिए यूज कर सकते हैं, कंडेंसिंग वेपर, कोई वेपर है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, कोई लिक्विड है उसे इवोपरेट मतलब वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें हम बता सकते हैं हीट एक्सचेंजर के बारे में। अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी में, फर्टिलाइजर में, पावर प्लांट में, फूड प्रोसेसिंग में, फार्मास्यूटिकल में, ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ हीट से रिलेटेड चीजें हो और हीट एक्सचेंजर ना हो, ठीक है ना। उसके बाद एडवांटेज क्या होता है हीट एक्सचेंजर लगाने से, इससे हमारी एनर्जी सेव होती है, उसके बाद कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, इफिशियंसी बढ़ जाती है, और टेम्परेचर हम कंट्रोल बेटर तरीके से कर पाते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर कॉमनली यूज इन इंडस्ट्री।
कितने डिफरेंट टाइप के जो हीट एक्सचेंजर है मोस्टली वो हम लोग यूज कर सकते हैं, तो आप नाम सिंपल बता सकते हैं। सेलेन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, फिन टाइप हीट एक्सचेंजर, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, मल्टीपल टाइप्स है। दो चार आप बता देंगे उतने वो समझ जाएंगे कि आप चीजें पढ़े हुए हैं। तो यहाँ एक दो एग्जाम्पल मैं दिया हुआ हूँ कि जैसे सेलेन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ये तो आपको नाम बताना ही बताना है। ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। एडवांटेज क्या है कि हैंडल हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर हो तो भी हैंडल कर सकता है। मेंटेनेंस इसका इजी है, बता सकते हैं। लार्ज हीट ट्रांसफर एरिया प्रोवाइड करता है जिससे हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है हमारा। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे रिफाइनरी में, पावर प्लांट में, बॉयलर में, मोस्टली मैं बताया हर जगह ये यूज किया जाता है सेलेन ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इस टाइप का कुछ देखने को आपको मिलेगा सेलेन ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ठीक है ना, इसमें ये ट्यूब्स लगी होती है, ये आउटर सेल होता है हमारा। ठीक है ना, उसके बाद इसके अंदर बेफल्स लगे होते हैं, ये सीट होती है, बहुत सारी चीजें हैं, गैसकेट इसमें लगी होती है। ये आपको जानने की बहुत जरूरत नहीं है। इनलेट आउटलेट सब चीजें इसमें दी होती हैं। आप एक बार देख के जाएंगे तो आइडिया लगेगा वहां ऐसे ऐसी चीजें हैं। उसके बाद प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर आपने नहीं पढ़ा अभी तक, इसलिए प्लेट टाइप को मैं एग्जांपल में लिया हूँ, क्योंकि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर मैंने पहले ही वीडियो में आपको दिखा दिया था। तो ये क्या है, ये थिन मेटल प्लेट्स होते हैं। ठीक है ना, इसमें अरेंज किए जाते हैं साथ में, एक ऐसे 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 मल्टीपल टाइप के प्लेट अभी फिगर आपको देखने को मिलेगा। एडवांटेज क्या है इसको लगाने से, ये साइज में कम्पैक्ट, बहुत कम स्पेस लेता है। अभी देखेंगे सेलेन ट्यूब अगर इतना स्पेस ले रहा है तो ये इतने ही स्पेस में काम चल जाएगा। उसके बाद हीट ट्रांसफर इफिशियंसी इसकी ज़्यादा होती है। क्लीनिंग बहुत ईजी होती है, क्योंकि सारे प्लेट्स का निकालो, क्लीन करके फिर से अरेंज कर दो। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसको यूज है, डेयरी इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि जहाँ पर क्लीन लिक्विड होता है वहीं पर मोस्टली ये यूज करते हैं। फोटो आप देख लो एक बार, किस टाइप से प्लेट एंड फ्रेम होता है। ये देखिए सारे प्लेट्स इसी टाइप के होते हैं। ठीक है ना, ये सारे प्लेट्स लगे हुए हैं। एक टाइप से हॉट फ्लूइड जा रहा है, एक टाइप से हमारा कोल्ड फ्लूइड जा रहा है, आपस में रिवर्स होकर हीट ट्रांसफर कर ले रहे हैं। इसको बोलते हैं काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो हो रहा है, ना कि पैरेलल यहाँ पे। ठीक है ना, पहले तब होता है जब इस टाइप से जाएगा दोनों, हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड, और ये इस तरह से जा रहा है हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड, तो हीट ट्रांसफर होगा काउंटर में, जिसमें सबसे ज्यादा होता है। और ये पैक करने के बाद देखो कितना छोटा सा दिखता है। सेलेन ट्यूब हीट एक्सचेंजर कितना बड़ा दिखता है आप देखे होंगे। ठीक है ना, ये कितना छोटा सा में कॉम्पैक्ट दिखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। किसी भी हीट एक्सचेंजर में पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो क्या होता है वो आपको बताना है। ये हीट ट्रांसफर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से यही भी क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। तो देख लेते हैं हम लोग करके क्या है, कि जो पैरेलल फ्लो होता है, बोथ फ्लो मूव सेम डायरेक्शन, मतलब एक सेम डायरेक्शन में इस टाइप से जाएंगे, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड। ठीक है ना, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज रेपिडली, मतलब इनिशियल में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा रहता, बाद में एकदम कम हो जाता, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं होगा, तो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता। लोअर हीट ट्रांसफर इफिशियंसी, आपको पता है जो पैरेलल फ्लो होता है उसमें हीट ट्रांसफर रेट कम होता है। काउंटर, दोनों के बारे में लेकिन जानना जरूरी है, कंपैरिजन ही पूछे जाते हैं। काउंटर फ्लो में क्या होता है, फ्लूइड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, एक फ्लूइड इस तरीके से जा रहा है तो दूसरा फ्लूइड इस तरीके से हमारा आएगा। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेंटेन हाइयर टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब हमेशा इधर से जा रहा है इधर से जा रहा है, इसका एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड से मिल रहा है, इसका एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड से मिला, तो टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा ज्यादा बना रहता है। ठीक है, इफिशियंसी ज्यादा हो जाती है हीट ट्रांसफर की। और हमारा मोस्ट प्रिफर्ड इन इंडस्ट्री, मतलब काउंटर फ्लो मोस्टली यूज किया जाता है क्योंकि हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है यहाँ से। ठीक है, ये आप फिगर यहाँ से दे सकते हैं, ये हमारा काउंटर फ्लो है, ये हमारा पैरेलल फ्लो है। काउंटर में मतलब देखो एक टाइप से ये डायरेक्शन जा रहा है और ये कोल्ड फ्लूइड इधर से जा रहा है, तो हर जगह टेम्परेचर डिफरेंस हमारा लगभग सेम बना हुआ है। यहाँ क्या हो रहा था, ये समझ लो हॉट फ्लूइड है, ये कोल्ड फ्लूइड है। इनिशियल में तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे आप देखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस एकदम ना के बराबर हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर कम होने लगेगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या बात कर रहा है, व्हाट इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मतलब यू के बारे में बात कर रहा है। हीट ट्रांसफर अगर आप पढ़ा है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो क्या इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं वहां पे कि सर जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है वो क्या हमें बताता है, कि जो इफेक्टिवली हीट ट्रांसफर हो रहा है हीट एक्सचेंजर में, कि मतलब कितना इफेक्टिवली हीट ट्रांसफर हो रहा है हीट एक्सचेंजर में, वो बता रहा है। क्योंकि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का सिंपल से मीन्स क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको कंसीडर क्या करते हैं, क्या क्या कंसीडर होता है इसमें, कंडक्शन रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस लग रहा है कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, कन्वेक्शन के थ्रू कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, फाउलिंग रेजिस्टेंस, अगर कहीं स्केलिंग हो गई है उसके चक्कर में कितना हो रहा है, और फॉर्मूला आप लोग को पता है Q इक्वल टू यू ए डेल्टा टी एल एम। ठीक है ना, और डेल्टा टी का फार्मूला आपको पता होगा, डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1
डिवाइड बाई ln T2 अपॉन T1, ठीक है ना, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा LMTD का, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बात कर रहा है, व्हाट इज फाउलिंग इन हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में फाउलिंग क्या होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये क्या है हमें बताना है। इसमें क्या बता सकते हैं कि सर जो फाउलिंग होता है वो अनवांटेड मटेरियल होता है जिसको हम नहीं चाहते हैं, हीट ट्रांसफर सरफेस पे ये जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। कितने टाइप्स होते हैं फाउलिंग, स्केल फाउलिंग, कोरोजन फाउलिंग, बायोलॉजिकल फाउलिंग, डस्ट डिपॉजिट, पॉलीमर डिपॉजिट, इतने तरीके से फाउलिंग हमारे हो सकते हैं, ठीक है। इसके इफेक्ट क्या होता है, अगर फाउलिंग सपोज करो हो भी गया तो क्या हमें प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है, हीट ट्रांसफर का जो होना था वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि स्केलिंग ही ज्यादा होने लगेगी तो हीट ट्रांसफर रेट ही कम हो जाएगा ना, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा। उसके बाद प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाता है क्योंकि एरिया ही कम रहती है। सपोज को ऐसे स्केलिंग लगी तो अब इतने एरिया में फ्लूइड जा रहा है तो प्रेशर ड्रॉप ज्यादा रहेगा। एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाता है हमारा। उसके बाद शट डाउन करना पड़ जा सकता है प्लांट, क्योंकि हीट ट्रांसफर ही नहीं होगा तो हमारा पर्पज फुलफिल नहीं होगा। अब इसको प्रिवेंट करने का मेथड क्या, मतलब रोकने का तरीका हमारे पास क्या हो सकता है कि रेगुलर इसकी क्लीनिंग करें, वाटर ट्रीटमेंट बार बार करें, या प्रॉपर फिल्ट्रेशन करके हमारा लिक्विड इसमें भेजें। ये तरीका देखो, ये हमारा स्केलिंग हो गया है और ये हमारा क्लीन है। तो सोचो इसमें सरफेस एरिया कितना मिला और इसमें बिल्कुल चोक्ड हो गया, तो हीट ट्रांसफर यहाँ बिल्कुल नहीं हो पाता। ऐसे ही फिगर देख के आप समझ पाएंगे एक्चुअल में क्या होता, नहीं तो आप इमेजिन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, व्हाट इज LMTD इन हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में LMTD क्या होता है वो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो LMTD के बारे में हम लोग पहले जानते हैं, LMTD मीन्स लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ये क्या बताता है, मैं एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस बताता है हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड के बीच, कि हॉट एंड कोल्ड के बीच कंटिन्यूस कितना एवरेज टेम्परेचर हमारा है, ठीक। वो भी पूरे हीट एक्सचेंजर, थ्रू आउट हीट एक्सचेंजर, मतलब पूरे हीट एक्सचेंजर में कितना एवरेज टेम्परेचर है हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड के बीच, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज ए पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड व्हाट आर द मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट। पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या है और इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऐसा क्या है। तो जो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है वो ऐसा इंडस्ट्रियल प्लांट होता है जहां पर हम क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं और कन्वर्ट करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट में। जैसे कौन कौन से प्रोडक्ट, गैसोलीन मीन्स पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG, ATF मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो हमारे एरोप्लेन में यूज होते हैं। उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल, कुछ ब्यूटुमिनस जो बॉटम प्रोडक्ट में मिलते हैं, और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट के रूप में जैसे पॉलीप्रोपिलीन के लिए जो फीड स्टॉक चाहिए, इस टाइप की चीजें हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो क्रूड ऑयल होता है वो मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, मतलब सब कुछ मिक्स होते हैं। उसको डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे हम लोग सेपरेट करते हैं, किसके थ्रू, डिस्टिलेशन के थ्रू, ठीक है ना। मैंने पहले आपको बताया डिस्टिलेशन कॉलम को बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे सेपरेट सेपरेट करेंगे, टॉप से LPG निकलेगा, गैसोलीन निकलेगा, पेट उसके बाद कैरोसिन निकलेगा, ऐसी टाइप की चीजें हमारी निकलेंगी। बॉटम से बिटुमिनस निकल जाएगा, कोल निकले, कोक निकलेगा, ठीक। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट कुछ हैं वो कहाँ कितने बॉइलिंग पॉइंट से निकलते हैं। जो LPG टॉप से निकलता है वो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, आपको पता है, सबसे पहले वही वेपर बनता है। नेफ्था या पेट्रोल लगभग 40 डिग्री से 200 डिग्री के बीच। उस वक्त कैरोसिन 150 से 250 डिग्री। डीजल जो निकलता है वो 250 से 350। जो नीचे रेसिड्यू मिलता है वो हाईएस्ट, मतलब जो ब्रेक डाउन हो ही नहीं पाता वो नीचे से हमें मिल जाता है, ठीक। तो इतनी जो चीजें थी यहाँ पर, हमारा AVU यूनिट, एटमॉस्फेरिक वैक्यूम डिस्टिलेशन, उसके बाद VDU यूनिट, उसके बाद क्रैकिंग के लिए हमारा क्रैकर यूनिट हो जाता है, ठीक। मल्टीपल टाइप के यूनिट है, पॉलीमराइजेशन यूनिट होते हैं, बहुत सारी यूनिट इंडस्ट्री में हमारे पाए जाते हैं, ठीक है ना। FCC यूनिट, फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें तो थी हमारी। तो थैंक यू इतना पेशेंस बनाने के लिए। और आज शाम को ही हम लोग लाइव में आएंगे, आपस में मिलेंगे। और आप टाइमिंग बस बता दीजिएगा, मैं ग्रुप में टेलीग्राम में आपको पूछ लूंगा, आप बता दीजिएगा टाइम। मोस्टली आप लोग 7 PM के बाद ही रखा जाए, 7 PM के बाद ही रखेंगे तो हम लोग के पास आराम से टाइम रहेगा। आराम से 2-2.5 घंटे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिसको जो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। आप लोग अपने क्वेश्चन रेडी रखिएगा, जो नॉर्मली पूछना हो, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन तो हम लोग मोस्टली कवर कर ही लिए हैं। आपको जो डाउट आ रहा हो कि वहां जाएंगे ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को आप लोग के साथ, या तो जूम मीटिंग करेंगे या यूट्यूब पे करेंगे, हम बता देंगे आपको। थैंक यू।